नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर। देर से ही सही, आखिरकार निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 24 अप्रैल को प्रदेश में 51 नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए चुनाव होगा। वैसे तो यह बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि जो भी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी वो बढ़े हुए मनोबल के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरेगी। और इसीलिए जैसे ही तारीख सामने आई, सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे ठोकने शुरू कर दिए। जहां गठबंधन सरकार के कामकाज का आकलन इससे होगा, वहीं कांग्रेस और इनेलो के लिए अपनी खोई जमीन को वापस पाने का एक सुनहरा मौका होगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। देर से ही सही, लेकिन निकाय चुनावों के लिए आखिरकार तारीखों का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में 51 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव 24 अप्रैल को होंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी मार्च के आखिरी हफ्ते में दी जा सकती है। अगर सब कुछ तय समय अनुसार चलता रहा, कोई बड़ी गड़बड़ी अगर ना हो, कोई आशंका हमें नहीं है, इस तरह के कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो, तो 28 मार्च तक हमारा ये मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगे। उसके बाद कम से कम हमें 25 दिन का एक मिनिमम टाइम शेड्यूल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल अंत तक हम चुनाव कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन एक चीज़ दूसरी पर मुनस्सर है, डिपेंडेंट है, तो इसके बारे में आधिकारिक रूप से 28 मार्च के बाद ही मैं जानकारी दे पाऊँ। जैसे ही तारीख सामने आई, सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया गया कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये चुनाव गठबंधन जरूर जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और चुनाव की तैयारियों में हम जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर विजयी होगी। हरियाणा में होने वाले इन निकाय चुनावों का सभी पार्टियों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पिछले काफी समय से ये चुनाव लंबित थे और कोरोना की वजह से टल रहे थे। ये चुनाव बेशक छोटा चुनाव है, लेकिन प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। यानी एक तरह से 2024 के लिए इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जहां गठबंधन सरकार का ये लिटमस टेस्ट होगा, तो वहीं कांग्रेस और इनेलो अपनी खोई जमीन को फिर से पाने की कोशिश करेंगी। कुल मिलाकर 2024 की दौड़ के लिए सभी पार्टियां निकाय चुनाव के जरिए आगे निकलने की कोशिश करेंगी। स्पेशल डेस्क, हर खबर। बिल्कुल, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से वंदा पोपली जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से महिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ इनेलो की ओर से ओंकार सिंह जी हैं, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और महिमा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले वंदा पोपली जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। कितनी तैयार है आपकी सरकार? क्योंकि जानकारी तो यह मिल रही है कि आप गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, आप जेजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यह चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि बीते चुनावों को हमने देखा है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर उपचुनाव, वहां पर गठबंधन सरकार के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा है मैम। और इसीलिए मेरा यह सवाल है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपका गठबंधन कितना तैयार है इसके लिए? तैयार है अमित। और सबसे पहले आपने यहाँ पे एक प्रश्न किया कि गठबंधन के लिए सब कुछ सही नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ जी। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने परफॉर्मेंस दी है, हम लगातार काम कर रहे हैं लोगों के लिए और लोगों का प्यार भी हमें लगातार मिल रहा है। कोशिश की जाती है कुछ लोगों द्वारा कि बहका दिया जाए, उनको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाए, लेकिन उससे बहुत जल्दी ही लोग निकल कर आ जाते हैं। एक बार तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन बहुत जल्दी लोग निकल कर भी बाहर आ जाते हैं। हो सकता है कि आप उपचुनावों की बात कर रहे हो। अगर मैं इलाहाबाद के चुनाव की बात करूं तो मुझे याद है ये कहा जाता था अभय चौटाला जी के द्वारा कि अगर मैं नहीं भी जाऊं तो भी जीत जाऊंगा। और किस तरह से वो गली गली में घूमते हुए दिखाई दिए, जिसको गढ़ कहते थे,
वहां पर बड़ौदा की बात करिए या इलाहाबाद की बात करिए, दोनों को ही गढ़ कहा जाता था। अभय चौटाला जी कैसे उस गढ़ में गली गली घूमते हुए दिखाई दिए, वो हम सभी ने देखा। और अगर मैं बात करूं बड़ौदा की, तो अंत में ये कहना पड़ा, हम तुम्हारे तुम मेरे, तब जाकर ये कहीं पर चुनाव जीत पाए, नहीं तो ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। दोनों ही जगह हमने इनको जोरदार टक्कर दी। और इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, अगर मैं निकाय चुनाव की बात करूं तो कॉर्पोरेशन में भी 5 कॉर्पोरेशन सबसे पहले हमने जीती। उसके बाद अगर जो 7 जगहों का चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, तो उसमें हम 2 जगह जीते। और उसके अलावा जो जहां पर इंडिपेंडेंट जीते, वो हमारे साथ आकर उन्होंने भाजपा में अपना विश्वास जताया। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है, जो विपक्षी पार्टी इतना जोर लगाते हैं, वो तरह तरह की जो कोशिशें करते हैं लोगों को बहकाने की, लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं देते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और हमारी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है जनता की अदालत में जाने के लिए। हमने अपने विकास कार्य के दम पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरह से जीत कर बाहर निकलेंगे। लेकिन बात यह है ना महिमा जी, मैंने सरकार के लिए कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा था, आपने मेरी जो बात है उसको गलत तरीके से पेश किया है। मैंने ये कहा था कि बीता जो निकाय चुनाव हुआ था वो आपके लिए ठीक नहीं था। मैंने इसमें गलत भी कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा, मैं लेके बैठा हूं, मुझे अच्छे से याद है, 7 निकाय चुनाव हुए थे, जिनमें 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद का चुनाव था। आप सिर्फ पंचकुला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद ये आप जीते थे, बाकी जगह आपकी हार हुई थी। मैंने क्या गलत कहा? नहीं, मैंने आपको ये कहा ही नहीं कि आपने गलत कहा। मैंने तो साथ के साथ उपचुनाव भी गिनवा डाले कि हम उसमें हारे जरूर थे, लेकिन कोशिश की गई थी कि लोगों को किसी तरह बहका दिया जाए। लेकिन आप ये देखेंगे कि समय के साथ जो लोग हैं वो पहचान चुके हैं, वो जान चुके हैं कि अगर प्रदेश में और देश में कोई सरकार काम करा सकती है, कोई पार्टी काम करा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इस निकाय चुनाव में भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि जो बहकाने की कोशिश की गई थी उससे लोग जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन वंदना पोपली जी, एक बात और क्लियर कर दीजिए, क्या गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, यानी कि बीजेपी और जेजेपी ये निकाय चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं? पहली बात। दूसरा, एक छोटा सा सवाल मेरा, सिंबल पर ही लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम गठबंधन में हैं तो साथ ही लड़ेंगे। और जहां तक आप सिंबल की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़े थे। हालांकि हमारी विपक्षी पार्टी हिम्मत नहीं दिखा पाई, वो सिर्फ जो चेयरमैन के या मेयर के चुनाव हैं उन्होंने वो सिंबल पर लड़े। पार्षदों के चुनाव वो सिंबल पर नहीं लड़ पाए। हमने पार्षदों के चुनाव जो थे वो भी हमने सिंबल पर लड़े, तो आगे भी सिंबल पर ही लड़े जाए। ठीक है। महिमा जी, क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाती है कांग्रेस पार्टी? इतनी बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है आप हरियाणा में, अच्छी खासी सीटें आपके पास है, 30-31 सीटें कम नहीं होती हैं, और थोड़ा सा और जोर लगा देते हो सकता है सरकार बना जाते। ऐसी पार्टी जब भी निकाय चुनाव आता है तो क्यों बसती है? क्यों आप बसते हैं सिंबल पर चुनाव लड़ने से? हालांकि इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए थे मुझे अच्छे से याद है कि आपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आप इससे बचने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? अभी भी आपने पत्ते नहीं खोले, अपने कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, और अगर खोले तो आप मुझे बता दीजिए। और राजनीति में सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं, सभी के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, अपनी राय हो सकती है। और भाजपा की प्रवक्ता की अपनी एक राय है, और उस राय का मैं समझती हूँ निजी महत्व ही है जो वो अपनी राय रखती हैं या भाजपा राय रखती होगी, और सभी को अधिकार है अपनी अपनी राय रखने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है कि बाकायदा टक्कर भी देती आई है, चुनाव लगातार लड़ती भी आई है। जहां चिन्ह पर लड़ने की जरूरत है वहां चिन्ह पर भी लड़ते हैं, और जहां चिन्ह पर नहीं लड़ने की जरूरत है या लड़ना जरूरी नहीं लगता हमें चिन्ह पर, वहां उसको स्वतंत्र रूप से भी लड़ा जाता है। लेकिन सभी को पता है कि विचारधाराएं हैं कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आता है, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, चाहे वो बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर हो, जिस तरह से हमारे निकाय चुनाव होते हैं। और दरअसल जो कि पंचायत और निकाय चुनाव दरअसल मैं समझती हूँ नींव है लोकतंत्र की। यहाँ यदि एक फेयर इलेक्शन होता है, यदि एक फेयर एफर्ट होता है, सही तरीके से प्रयास होते हैं,
तो वो सभी पार्टियों के अंदर दिखाई भी देते हैं। तो ये तो एक पार्टी का, किसी भी पार्टी का निजी फैसला है। वो चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं या चिन्ह पर नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए महिमा जी, हमारे पास राजनीति महिमा जी पिछले 1.5 से 2 मिनट आप बोल ली, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिंबल पर लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, ये नहीं बताया आपने। मैंने बड़ा साफ किया जी कि ये पार्टी का निजी विषय है और जब इस पर कोई फैसला नहीं, आपके पास क्या जानकारी है भाई? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी दी गई होगी, आपको बताया गया होगा कि भाई हम सिंबल पर लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। अमित जी, मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई पार्टी कोई फैसला करती है तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और जब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें आप और आपका चैनल आमंत्रित होंगे और वो घोषणा पता चल जाएगी। बहरहाल हमारे प्रदेश के पास ज्यादा बड़े मसले हैं इस चुनाव में राजनीति करने के, या इस चुनाव में जिन मुद्दों पर लड़ा जाएगा वो कौन सी पार्टी के चिन्ह पे लड़ा जाएगा या नहीं, उससे बहुत बड़े मसले इस समय प्रदेश के पास। अरे मैडम, ये चुनाव भाई तारीख सामने आ चुकी है, तारीख सामने आ चुकी है और अभी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप सिंबल पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैंने तो नहीं कहा हम तय नहीं कर पा रहे। मैंने ये कहा जब कोई सूचना होगी तो वो आप लोगों को सबसे पहले दी जाएगी। आपसे पहले तो किसी और को नहीं पता हो सकता है। जब पार्टी के अध्यक्ष कोई फैसला करेंगे तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखने की बात यह है कि आज से 10 महीने के बाद विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं, बावजूद उसके आप ये देखिए कि 3 निकायों को उसमें से छोड़ दिया गया है। और बड़े मसले हैं जो इस समय देखने के हैं। तो जो लोग अपने चिन्ह के अंदर विश्वास जता रहे हैं और अपने चिन्ह के अंदर जो है वो प्राइड ले रहे हैं, उसके अंदर अपने आप को सम्मानित मान रहे हैं और सरकार में बैठे हुए हैं, तो ये बताएं प्रदेश को कि ये इतने विलंब से क्यों हो रहे हैं और पंचायत चुनाव कब हो जाएंगे। अब जब चुनाव हो ही रहे हैं तो किसी को स्वतंत्र लड़ना है या चिन्ह पर लड़ना है, नहीं वो तो बता रहे हैं ना भाई, उनके नतीजे भी आएंगे। इस बात को लेकर तो कई बार बोल चुके हैं कि भाई लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, उसकी वजह से डिले हो गया। अमित जी, कोई चुनाव नहीं हुए क्या कोरोना काल में? नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहे हैं लेकिन डिले हुआ है ना। चुनाव तो ये भी हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी कुछ चुनावों को। प्रदेशों के चुनाव नहीं हुए क्या? जी विलंब से हुए क्या? उत्तर प्रदेश का चुनाव विलंब से हो रहा है क्या? कोलकाता का चुनाव, बंगाल का चुनाव विलंब से हुआ था क्या? ठीक है, जवाब लेते हैं। कारण क्या विलंब हुआ था उसमें? ठीक है, जवाब लेते हैं। ओकार सिंह जी, भाई अभय सिंह चौटाला तो ऐलान कर चुके हैं कि आप निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे, जीत का दम भी भर रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? अमित जी, मैं आपको बता दूं, अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। और जहां तक मेरी बहन वंदना मुकुल जी कह रही थी, विपक्ष बरगलाने का काम करता है, बहकाने का काम करता है। असल में आज प्रदेश में कितने मुद्दे हैं ये सबको मालूम है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, इन 3 मामलों में तो हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आ चुका है। और भी कहीं से मामले होंगे। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, हर एक व्यक्ति परेशान है। जब किसान सड़कों पर बैठे थे तब भी मेरी बहन डिबेट में आती थी तो कहती थी किसानों को बरगला रहे हैं विपक्षी वाले। मतलब एक सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता ये अक्लमंद और बुद्धिजीवी रह गए, बाकी सारे लोग बेवकूफ हो गए और विपक्ष बरगलाने की भूमिका अदा करता है। आज अगर इंडियन नेशनल लोकदल का, मैं मानता हूँ सिर्फ एक एमएलए है, ये आप बहुत बड़ी विडंबना समझ लीजिए, क्योंकि ऐन मौके पे आके पार्टी 2 फाड़ हो गई थी और जो मेजर शेयर था वो जेजेपी की तरफ चला गया था। लेकिन ईश्वर का शुक्र है, सच्चाई सामने आ जाती है। सत्या कुछ देर के लिए झुठला तो सकता है लेकिन सत्या सामने आता है। अभय सिंह चौटाला की मेहनत रंग लाई, दोबारा इलाहाबाद का चुनाव जीते और जो जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता और जो जेजेपी के संस्थापक जो बोलते थे कि हम चौधरी देवीलाल की विरासत हैं, वो जनता ने देख लिया कैसे किसान हितैषी पार्टी नैलो गिनी जाती है। चौधरी देवीलाल जी ने किसान हितैषी के लिए क्या नहीं किया। मुख्य प्रधानमंत्री पद को भी उन्होंने ठोकर मार दी थी अपने वचन को निभाने के लिए। लेकिन आज हरियाणा की जनता जान चुकी है कि सच में चौधरी देवीलाल का वारिस कौन है। हम निकाय चुनाव जो है चौधरी देवीलाल की नीतियों पे, हम सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए। मैं अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ से हमारे अन्य और नहीं, ओंकार सिंह जी बोलते हैं। ओंकार सिंह जी, आप एलनाबाद की बात कर रहे थे, तो एलनाबाद सीट तो पहले भी आप ही के पास थी। एलनाबाद तो 2019 में भी आप ही जीते थे, उपचुनाव हुआ फिर भी आप जीत गए, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि उससे आगे कैसे आप बढ़ पाएंगे। भाई देखिए, सबसे बड़ी जो नहीं ओंकार सिंह जी, जो सबसे बड़ी मुसीबत है ना आपके लिए, वो ये है कि जो वोट आपका था वो वोट धीरे धीरे जेजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। अब इस चुनाव में, इस निकाय चुनाव में
आप उस वोट को अपनी तरफ किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसको आप किस तरीके से करेंगे, उसको फिर से अपने पास कैसे आप ला पाएंगे। अमित जी, मैं पहले परिस्थितियां बताना चाहता हूँ जी। जब 2019 में आम चुनाव थे तब चौधरी अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से जीते थे, उस टाइम 90 सीटों पे चुनाव हो रहा था। पूरे हरियाणा के नेता अपने अपने चुनाव में मस्त थे, लेकिन जब अब उपचुनाव हुआ तो आपको पता होना चाहिए पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता पक्ष उस एक सीट केंद्रित हो गया था, मात्र एक सीट पे। उस सीट को भी अभय सिंह चौटाला ने निकाला, क्योंकि हरियाणा की जनता ने देखा कि वास्तव में हरियाणा का हितैषी कौन है। किसानों ने देख लिया किसान का हितैषी कौन है। आज आप कह रहे जेजेपी के पास जो वोट गया है और इनेलो का कार्यकर्ता ना कभी रुकता है ना कभी झुकता है। वो इनेलो का जो कार्यकर्ता जेजेपी में चला गया था वो गुमराह होकर चला गया था, क्योंकि उस वक्त दुष्यंत ने ये भी कहा था कि बाद में अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुझे समर्थन देंगे। आज जनता के समक्ष की बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जनता ने जांच की है, तभी जांच की है देवीलाल की नीतियों पे कौन चल रहा है। और जहां तक निकाय चुनाव की संबंध है वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक पार्टी के ऊपर कोई बुरा समय आया, वो समय किसान आंदोलन के दौरान हमारे संघर्ष से, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे के बाद, दोबारा जीतने के बाद, और ये संघर्ष से वो समय जा चुका है। आज अगर लोग हरियाणा प्रदेश का आम जनता अगर देख रही है तो वो इनेलो की तरफ देख रही है। कांग्रेस विभिन्न गुटों में आज भी बटी हुई है, ये अपने निर्णय आप नहीं ले पाते। और बीजेपी जेजेपी की तो हालात ये है, ये चाहे हाई कोर्ट का सहारा ले, जिनको तो गांव में अभी तक कोई घुसने नहीं दे रहा था, वो तो प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आके अचानक के टीवी पर आके मेरे से गलती होगी, हाथ भी जोड़े, किसानों से माफी भी मांगी। आपने सोचे 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। नहीं, लेकिन ओंकार सिंह जी इस बात को भी तो आप समझिए ना कि ये जो चुनाव है, देखिए ये चुनाव किसान आंदोलन पर तो लड़ा नहीं जाएगा। ये चुनाव तो आपको पता है भाई, ये नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाता है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी। हाँ ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी बोलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी दो दिन पहले हरियाणा सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया था। 5% विकास शुल्क लिया जाएगा, चाहे वो पुराने शहर है चाहे नई कॉलोनी है। ठीक है ना। मेरी बहन नीचे आंखें करके बैठ गई, ये जरा जवाब देना पड़ेगा इनको। और 2 दिन के बाद ही मेरी बहन आपकी सरकार ने यू टर्न ले लिया। पता क्यों? ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार को मालूम है अगर अब विकास शुल्क लगा दिया तो निकाय चुनाव में इनका क्या हाल होने वाला है। आप सोच के देखिए, हरियाणा में लेडीज के लिए 5% स्टाम्प ड्यूटी है रजिस्ट्री के ऊपर और 5% विकास शुल्क। मेरी बहन, अगर आपने भी देने पड़ेंगे ना तो आप पार्टी छोड़ के भाग जाओगे। और आज विकास शुल्क पे यू टर्न ले लिया बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि इनको पता निकाय चुनाव है। और मैं जनता को आपके माध्यम से सचेत भी करना चाहूंगा, ये बिल्कुल धोखाधड़ी करने वाली पार्टी है। आज इन्होंने निकाय चुनाव से पहले विकास शुल्क का जो नया रोल था वापिस ले लिया, और ये चुनाव होने के बाद क्योंकि इनको डर लगा, इनके अंदर से आत्मा कांपने लगी कि नहीं, निकाय चुनाव है, विकास शुल्क का मुद्दा लेके डूब जाएगा। मेरी बहन हंसो मत, आम आदमी से पूछो, आम व्यक्ति से जाके पूछो, जिसने 200 गज की रजिस्ट्री करानी है और 10,000 रुपए को कलेक्टर रेट है, 20 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी, 20 लाख रुपए की वैल्यू बनती है, 5% के हिसाब से 1 लाख रुपए विकास शुल्क। मेरी बहन तुम्हें भी देने पड़े ना, बीजेपी छोड़ दोगे? ये मेरी सच्चाई है। ठीक है ओंकार जी, लौट रहा हूँ आपके पास। ओंकार सिंह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। वंदना पोपट जी, देखिए 2 अहम सवाल यहाँ पर जो उठाए गए। भाई महिमा सिंह जी ये कह रही हैं कि इतनी देरी से आप इन चुनावों को क्यों करा रहे हैं? भाई आप अगर कोरोना का बहाना ले रहे हैं तो फिर यूपी में चुनाव क्यों हो रहा है, उत्तराखंड में चुनाव क्यों हुआ, गोवा में चुनाव क्यों हुआ, मणिपुर में चुनाव क्यों होगा, पंजाब में चुनाव क्यों हुआ? भाई सवाल तो वाजिब है। दूसरा, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, दूसरा जो ओंकार सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अब तक तो डेवलपमेंट चार्ज जो आपने बढ़ाए थे उसका बचाव कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं जी रेवेन्यू अगर बढ़ाना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें गलत क्या है। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान होता है निकाय चुनाव के लिए, आप इनको वापस ले लेते हैं। तो जनता तो समझेगी ना कि आप किस मकसद से उसको लेकर आए, अब क्या लाभ और क्या हानि आपको हो रही थी, उसके हिसाब से आपने फैसला ले लिया। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं तो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं छूटे तो उसका एक तरीका ये है कि मैं उसको लिख लिया करती हूँ। और जैसे इन्होंने विकास शुल्क की बात की तो मैंने लिख लिया कि मुझे इस बात का जवाब देना है, तो उन्होंने कहा कि आंखें नीचे कर ली। अब मैं आंखें ऊपर करके तो नहीं लिख सकती, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आंखें नीचे उनकी होती हैं जो लगातार 3 बार से सत्ता में बाहर है,
और फिर भी एक ही विधायक के साथ बैठे हुए, फिर भी पूरे जोर शोर के साथ चैनल पर आते हैं, शोर मचाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अपना समय शायद भूल जाते हैं। ओंकार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ये तो तरीका नहीं। बोलिए बोलिए। मैं हंसी तो भी आपको इतराज हो गया, आप बोले मैं कुछ भी नहीं करूँ। मैं हंसी तो भी आपको इतराज हो गया, आपने बोला ये कांप गए, डर गए, तो मुझे हंसी आ गई आपकी इस मजाक पर, तब भी आपको इतराज हो गया। मैं तो आपके बीच में बोली नहीं, आप क्यों मुझे टोक रहे हैं? आप अपनी बारे में बोलिए, जितना मर्जी बोलिए, एक डिबेट करने का तरीका होता है। सबसे पहले मैं महिमा जी की बात भी याद कर लीजिए, जब बीजेपी के पूरे देश में 2 सांसद थे। अरे ओंकार जी पूरे हरियाणा में तो कहीं हो नहीं, आप पूरे देश की क्या बात करते हो? सुन लीजिए मतलब आपने डिबेट खराब करनी है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपको जवाब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बोलिए, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए ओंकार जी, सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, बोलिए। आपकी हर एक बात का जवाब दूंगी, लेकिन मुझे एटलीस्ट मेरी बारे में बोलने दीजिए। सबसे पहले मैं महिमा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव देरी से क्यों हुए, और 3 एरियाज की उन्होंने बात की कि 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक जो है चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो मैं महिमा जी आपको भी बताना चाहूंगी, सबसे पहले शायद आपको आज आप सुन पाते, जो हमारे चुनाव अधिकारी है उनका बयान सुन पाते, या आपने कहीं पे इसको पढ़ा होता तो बड़ा क्लियरली आपको समझ आ जाता कि कुरुक्षेत्र में एरिया का विस्तार होना बाकी है, और बाकी जो कालावाली जगह है या सिसाई है, वहां पर अभी वार्ड बंदी का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको भी आ रहा हूँ महिमा जी, आ रहा हूँ। जैसे वो अपनी बात पूरी करेंगे मैं आऊंगा आपके पास। दूसरी बात, आप जहाँ तक आप देर से करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो सही बात है, कोरोना की वजह से देरी से हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको रोक दिया गया। इलेक्शन हो रहे हैं, आपके सामने की बात है। जनवरी हमने पूरा देखा किस तरह से कोरोना से निकला, और बीच की जो स्थितियां थी, बीच में इलाहाबाद का भी चुनाव आया, वो कोरोना के बीच में ही था, वो भी आपने देखा। तो जो स्टेट के इलेक्शन है या अगर विधानसभा के इलेक्शन है, वो भी बीच में कराए गए, और भी कोरोना भी था और बहुत सारी स्थितियां थी, लेकिन अब इलेक्शन हो रहे हैं। आप कितना कह ले कि देर से हो रहे हैं, पर हो तो रहे हैं ना। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, देखिए वन्ना पोबली जी, देखिए सवाल उनका ये है कि जब राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो एक निकाय चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता है समय पर? ये सवाल है ना उनका। हो तो रहे हैं ना, हो तो रहे हैं इलेक्शन। इलाहाबाद का भी डिले हुआ था, लेकिन इलाहाबाद का उसके बाद हो गया। एक साल से ज्यादा डिले हो रहा है, और कोरोना की वजह से यहाँ पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल का अगर आप समय देखेंगे तो उस समय कोरोना का इतना प्रकोप नहीं था। उत्तर प्रदेश का देखेंगे प्रकोप आया, तो उसमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद कहीं ना कहीं ये था कि अगर रिलीज नहीं कराई जाए तो रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। तो तमाम तरह की चीजें होती है, प्रशासनिक चीजें होती है। इलेक्शन कमीशन अपने ढंग से देखता है, सरकार अपने ढंग से देखती है, लेकिन हम चुनाव से भागे नहीं है, चुनाव हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने यहाँ पर अमित जी से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि आप सिंबल पर जो इलेक्शन लड़ने की बात है वो क्यों नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है बेचारी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बताएंगे, इनके नेता को ही नहीं पता होगा। इनके आपस में लड़ाई ही नहीं हटती। अब जिसका जोर चलता है उसका तो कैंडिडेट जो है उसको टिकट मिल जाती है, जिसका जोर नहीं चलता उसको टिकट नहीं मिलती। डेवलपमेंट चार्ज पे भी थोड़ा सा मैम बोल दीजिए, डेवलपमेंट चार्ज को जो वापस आपने लिया है उस पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए, फिर उसके बाद में महिमा जी के पास जा रहा हूँ। महिमा जी आ रहा हूँ। किस विषय में बोला आपने, एक बार दोबारा रिपीट करिए। डेवलपमेंट चार्ज जो आपने, जी डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज के जिसको बढ़ाया था आपने, लेकिन उसको वापस ले लिया आज। डेवलपमेंट चार्ज, हाँ, ओंकार सिंह जी ये कह रहे हैं कि आपने हार के डर से ले लिया है, क्योंकि निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसीलिए आपको हार का डर था। आपको लग रहा था कि मामला भारी न पड़ जाए आपके ऊपर, और इसीलिए आपने इसको वापस ले लिया। अमित जी सुन लीजिए, सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि ये जो शुल्क लगाया गया है ये ज्यादा है। हालांकि हमारी कोशिश थी जो असमान दरें हैं उसको हम एक कर दें, लेकिन उसके बावजूद जब देखा गया कि ये ज्यादा बनकर आ रहा है तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसकी आवाज उठाई। और आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे शहरी मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, उनको कोरोना था, वो क्वारंटीन हो रखे थे। क्वारंटीन होते ही वो इमीडिएटली जैसे वो क्लियर हुए वहां से उनकी तबीयत ठीक हुई, वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और इमीडिएटली ये डिसीजन ले लिया गया। ये कोई चुनावों से रिलेटेड नहीं है। चुनाव हमें भी पता था कि आने वाले हैं और हमें भी पता था कि विकास शुल्क जो है ये लगाया गया है। तो आप ये मत सोचिए कि चुनाव कहीं और डिक्लेयर हुए हैं और हमें पता चला और एकदम से हमने विकास शुल्क हटा दिया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ वंदना पोपली जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, और मैं क्या, हमें जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो सब ये जानना चाहते हैं कि भाई कोई भी एक फैसला आपने लिया, एक बड़ा फैसला, आपको लगता था कि भाई रेवेन्यू अगर जनरेट करना है तो ये फैसला बहुत जरूरी है, आपने फैसला ले लिया,
उस फैसले को आप 2 दिन के भीतर वापस ले लेते हैं। तो कोई भी फैसला अगर लिया गया तो सोच समझ के लिया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जल्दबाजी में आपने ऐसे ही ऐलान कर दिया, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा और उसको वापस ले लिया गया, वो भी इतनी जल्दी 2 दिन के भीतर। तो सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। सही है जी, बात आपकी सही है, लेकिन पार्टी के अंदर और बाकी सब जब लोगों का विचार आया कि ये बहुत ज्यादा है, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसको विड्रॉ कर दिया गया। इसमें गलत बात क्या है? बहुत अब इतना बड़ा राज्य संभालना और कहीं ना कहीं कुछ चीजें सब इस प्रकार की होती है और पहले भी बिल्कुल सही बात है। और महिमा जी, भाई आप तो बराबर इसका विरोध कर रहे थे ना। आप तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग से बोल रहे थे, कुमारी सैलजा अलग से बोल रही थी, भूपेश सिंह हुड्डा अलग से बोल रहे थे कि भैया 10 गुना इसको बढ़ा दिया, परेशान किया जा रहा है, आम आदमी को दबाने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक बोझ उसके ऊपर डाला जा रहा है। और अगर सरकार ने उसको वापस ले लिया तो आपको तो खुश होना चाहिए, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए आपको। महिमा जी, भाई विपक्ष ने आपकी बात बोलने से आपकी बात का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं भाजपा की अहंकारी प्रवक्ता के शब्दों की निंदा करती हूँ जब वो बोलती हैं कांग्रेस की बेचारी प्रवक्ता। मैं समझती हूँ कि ये एक निजी बात होती है कहने के लिए, और मुझे लगता है सम्मान सबसे पहला नियम है किसी भी चर्चा या संवाद का, और वो परस्पर सम्मान बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ अमित जी की भाजपा का जो संस्कृति है वो साफ साफ इस डिबेट पर लगातार दिखाई दी। जितनी बार भाजपा की प्रवक्ता ने बोला चुनाव हो तो रहे हैं ना, चुनावों से हम भागे तो नहीं है ना, शायद वो हमारे संविधान को भूल गई हैं और भूल गई हैं कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी होती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। चुनाव सरकार नहीं करवाती, निर्वाचन आयोग करवाता है। हाँ, लेकिन उसमें कोई देरी हो रही है और किसी प्रकार की जो उसके अंदर जो विलंब हुआ है और जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आज भी उसमें कहा गया कि इन 3 प्रदेशों के अंदर वार्ड बंदी नहीं हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो 3 प्रदेशों के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, जबकि मैंने ये कहा कि जनरली सामान्य तौर पर जो पूरे प्रदेश के अंदर ये देखिए ये दूसरों से उम्मीद करते हैं कि इनके बीच में कोई ना बोले। नहीं, वो प्रदेश आपने बोला है ना, उस पर उनको आपत्ति है। उनका ये कहना है कि नहीं अमित जी देखिए, हस्तक्षेप तो हस्तक्षेप होता है, वो किस लिए किया गया ये फिर बेमानी हो जाता है यदि हम चाहते हैं हमारे अफसर में कोई ना बोले। ठीक है, बोलिए आप। बहुत दफा मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं दूसरे के अवसर का सम्मान करूंगी तो दूसरा मेरे अवसर का सम्मान करे, ऐसी मैं दरकार करती हूँ और मुझे लगता है इतनी दरकार हम सभी कर सकते हैं। खैर, मैं ये कह रही थी कि पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 10 महीने विलंब से हो रहे हैं चुनाव, और सिसाई, कालांवाली और कुरुक्षेत्र की तो कहानी ही अलग है। इन्होंने कहा है कि वहां पर वार्ड बंदी नहीं हुई है, जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने कहा है वहां वार्ड बंदी नहीं हुई है। अब कुरुक्षेत्र का उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हूँ, वहीं पर पली बड़ी हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ, और वहाँ की राजनीति में, वहाँ की परिस्थितियों में और वहाँ की जो सड़कों की इस समय परिस्थिति है, जिस पर ये तक एक हास्य व्यंग्य बन चुका है कि शायद पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबी सड़क है कुरुक्षेत्र की, जो 7 साल से बनने में नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां कुरुक्षेत्र के बारे में तो मैं जानती हूँ, और कालांवाली और सिसाई के बारे में अपने साथियों से सुनती रहती हूँ। ये प्रदेश के वो हिस्से हैं जहाँ पर प्रशासन इतना लचर हो चुका है, इतनी अव्यवस्था है कि सरकार जवाबदेही की परिस्थिति में भी है नहीं। और अभी आप विकास शोध की बात कर रहे हैं, उस पे लिए गए यू टर्न की बात कर रहे हैं, और बड़ी ही सहूलियत से अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, पहले हमने सोचा था, बाद में अंदर सरकार के लोगों को लगा कि ये ज्यादा है तो हमने वापस ले लिया। आप बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, इसका भी प्रमाण आपने अभी इस चर्चा के अंदर दिया भाजपा की प्रवक्ता ने कि बिना सोचे समझे पहले फैसला लिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई, और उसके बाद आपने ये आपस में चर्चा की, जैसे किसान आंदोलन, जैसे किसान के बिल लाए गए थे, जैसे कृषि बिल लाए गए थे, जैसे और तमाम फैसले इस देश के अंदर किए जाते रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जैसे जीएसटी लाया गया था, जिसका खामियाजा आज तक हमारे देश का, प्रदेश का बच्चा बच्चा भुगत रहा है। जिस तरह से पेपर लीक्स होते रहे हैं सिक्योरिटी कैमरास की निगरानी के तले, तो इसलिए ये सरकार पहले तो तय कर ले कि क्या ये चर्चा संवाद। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। भाई विपक्ष ने दबाव बनाया, विपक्ष लगातार हमलावर हुआ सरकार के ऊपर, और विपक्ष का हमला, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष ने जो दबाव बनाया, जो प्रेशर आपने बनाया, वो आपके काम आया। सरकार को 2 दिन में अपना फैसला वापस लेना पड़ा, तो इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए ना, ये तो अच्छा हुआ। अमित जी भाई सरकार को आपने झुकाने का काम किया, आपने सरकार को झुका दिया, तो इस पे तो आपको खुश होना चाहिए।
क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि विपक्ष का कार्य ही दबाव बनाना है लोकतंत्र के अंदर? नहीं, आप तो बनाते हैं, लेकिन हर बात में बनाते हैं। वही काम किया। अब और तो यदि सरकार ने वो बात सुनी, आप खुश होने की बात कर रहे हैं, हमें तो दुख है ये सरकार इस तरह से पब्लिक का समय खराब करती है, बार बार गलत फैसले लेती है, बार बार यू टर्न लेती है। इससे अच्छा ये है कि पहले ही आप इस तरह से नीतियों पर काम करें कि आपको जनता का समय खराब ना करना पड़े, क्योंकि जो समय मीटिंग्स करने में जाता है, जो समय इस तरह के आनंद फानंद में फैसले लेने में जाता है, वो पब्लिक टाइम है जिसके लिए जनता अपने टैक्स से आपको पे करती है, आपकी तनख्वाह देती है। और उस पे ये सवाल करना, ये सवाल उठाना कि अब तो आप खुश होंगे ना, मुझे लगता है जनता के अधिकार यदि जनता को सरकार दे रही है तो ये तो मौलिक वस्तु है जो किसी भी लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर जनता की दरकार करती है। हाँ, यदि सरकार उसके ऊपर से कोई उपहार देती है जनता को, तो मैं समझती हूँ कि खुशी का एक सबब बनता है। लेकिन हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़के बार बार यूटर्न सरकार को दिलवाना पड़े। पहले 1.5 साल कृषि आंदोलन में व्यर्थ गया और उसके बाद अभी जिस तरह से ये फैसला हुआ, यदि आपकी बात मान भी ली जाए, वैसे तो हम ये मानते हैं कि चुनाव की घोषणा होते ही ये सरकार की सीधी सीधी दोहरी नीति दिखाई दी है, लेकिन यदि आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी ली जाए कि हाँ विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष के दबाव में माना करते तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों के हित में फैसले मान जाते, तो डॉक्टर्स की हड़ताल को समय से मान जाते, तो कृषि आंदोलन को समय से मान जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष के दबाव में ये जो है वो समझ लेते हैं बात को या जनता के हित में समझते हैं। ये वो सरकार है, ये वो तानाशाह सरकार है जो चैनल पे चर्चा में ये कह रही है कि करवा तो रहे हैं ना चुनाव, एहसान मानो हमारा। ये एहसान मानो हमारा, किसने कहा एहसान मानो हमारा? किसने कहा? गलत शब्द मत करिए। किसने कहा एहसान मानो हमारा? किसने कहा? नहीं, बहकाइए मत, बहकाइए मत, बरगलाइए मत, गलत शब्द मत इस्तेमाल करिए। किसने कहा एहसान मानिए हमारा? मैंने पहले ही बोला। नहीं, किसने कहा एहसान मानिए हमारा? गलत शब्द मत बोलिए। अरे मैंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, नहीं, आ रहा हूँ मैं, ओंकार जी आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। उनको समझाइए, नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी टिप्पणी को मेरे निजी विचार में कितना बचपन, अब ये मेरी टिप्पणी में बदलाव लेकर आ रही है, क्या मेरे एहसान मानिए? नहीं, वंदना पोपली जी, ये बात सही है कि ये बात आपने नहीं बोली। गलत बात नहीं। अमित जी, इम्प्रोवाइजेशन मत करिए, इम्प्रोवाइजेशन मत करिए। आप यहाँ इम्प्रोवाइजेशन दे रहे नहीं है। आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए, अगर आपको लगता है कुछ कहना है तो उसके बारे में करिए। मेरे बारे में नहीं बदलेगी। आपको इम्प्रोवाइजेशन करने का अधिकार नहीं है। आपको मेरे शब्दों का इम्प्रोवाइजेशन करने का अधिकार नहीं है। अमित जी, आप भाजपा की वंदना पोपली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। आपके ठीक है, नहीं, वंदना पोपली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, और आप जो कुछ उनसे कहना चाह रहे हो कह लेना। भाजपा की, लेकिन महिमा जी, ये बात सही है कि उन्होंने एहसान वाली बात उन्होंने नहीं बोली है। जवाब दे दूंगी। हाँ, ठीक है, बोलिए। अमित जी, मैंने साथ ही कहा, देखिए अधूरा ज्ञान क्यों कहा सर? है। क्यों कहा? पहले ऐसे क्यों कहा आपने? पहले क्यों कहा आपने? अमित जी, मुझे नहीं पता आपने गलत कहा, वो गलत है। मानिए, आ रहा हूँ सर, अमित जी, अमित जी, वंदना पोपली जी, सुन लीजिए ना, वंदना पोपली जी वो स्पष्टीकरण दे रही है। वंदना पोपली जी वो बता तो रही है, वंदना पोपली जी वो बता रही है कि उनका कहने का क्या मतलब। सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रही है, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। हाँ, अरे वंदना पोपली जी वो बता रही है, वो क्लैरिफिकेशन दे रही है ना इस पर। हाँ, बता रही है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। पहले तो शब्द ही बदल डाले इन्होंने। जी, बोलिए। क्यों बता रही है? पहले शब्द में इन्होंने लिटरली कहा कि भाजपा की अमित जी, मेरी बात पूरी होने देने के बाद भाजपा की प्रवक्ता को आप उत्तर दीजिएगा। कैसे जो अमित जी, समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है मैम, आप समझिए ना प्लीज। वंदना पोपली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। समय खराब हो रहा है, आप भी जानते हैं। सुना जाता है, और जो मैं उसी समय जब ये बोलने लगी, आप फिर बोलने लग गई, फिर बोलने लग जाती है। अनुशासनहीन प्रवक्ता को धैर्य सीखना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। समय खराब हो रहा है मैम, समय खराब हो रहा है। मैं मुद्दे पर आऊंगी यदि वंदना पोपली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जी बोलिए। अमित जी, आपसे दरखास्त करती हूँ, आप रिप्ले कीजिएगा मेरे स्टेटमेंट को वहीं से जहाँ मैं बोल रही थी। और मैं बोल रही थी कि अकथित रूप से बीच में ना बोले, भाजपा की प्रवक्ता यदि हस्तक्षेप करेंगी, भाजपा
भाजपा की प्रवक्ता यदि हस्तक्षेप करेंगी, वंदना पोपली जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, वंदना पोपली जी मौका मिलेगा आपको। अच्छा चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं लौटूंगा आपके पास। ओंकार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए आप, बोलिए। अमित जी देखो, स्थानीय निकाय चुनाव में, शहरी चुनाव में, और मैं बताना चाहूंगा अपनी बहन को कि आज प्रदेश की पूरी जनता और जनता का हर वर्ग, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे पटवारी हो, चाहे प्रॉपर्टी गृह हो, आज सड़कों पर है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ, शहरों के अंदर, शहर में वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पर जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे संविधान के अनुसार भारत चलता है, भारत किसी के मौखिक आदेश से नहीं, कानून से चल रहा है। संविधान के आर्टिकल 300A में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद और बेच सकता है। आज इन्होंने हमारी जमीन और खरीद के ऊपर बंदिश लगा दी है, वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पे। और मेरी बहन थोड़ा अगर कानून जानती हो तो देख के देखना, धारा 7 है, कंट्रोल्ड एरिया एक्ट 1975 की धारा 7 है, जिसकी सब सेक्शन 3 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियमित कॉलोनी, रेगुलर कॉलोनी तो किसी भी कानून के तहत नियमित होगी, उसके ऊपर ये धारा लागू नहीं होती। आज हरियाणा सरकार ने जबरदस्ती सरकार द्वारा नियमित की गई कॉलोनियों के ऊपर भी धारा 7 लगा दी गई है। निकाय चुनाव में ये जनता बताएगी आपको। मैं बताना चाहता हूँ, वर्ष 2004 में चौटाला साहब ने कॉलोनियां रेगुलर करी, 2014 में हुड्डा साहब ने रेगुलर करी, और 2018 में स्वयं खट्टर साहब ने जो कॉलोनियां रेगुलर करी उसके ऊपर भी DTP की धारा 7 लगा दी। और मैं बताना चाहता हूँ मेरी बहन, अभी आप कह रही थी कि धनखड़ साहब का विचार अलग हो गए और पार्टी ने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे वो वापिस ले लिए। अमित जी मैं पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र में रह रहे हैं या डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? तानाशाही है या राजाशाही है? ये 1 मिनट में फैसला ले लेते हैं। और इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं कि नहीं डेवलपमेंट शुल्क तो बहुत ज्यादा है, और इनके जो गठबंधन के नेता हैं वो भी कहते हैं नहीं डेवलपमेंट शुल्क तो ज्यादा है। जब इनकी चुनाव की डेट नजदीक डिक्लेयर हो जाती है तब एक सेकंड के अंदर वापस ले लेते हैं। ये यू टर्न करने की आदत है। और ये तो क्या करेंगे, जब मोदी जी यू टर्न ले लेते हैं, जब मोदी जी 1 मिनट में किसान बिल वापस ले सकते हैं, तो यू टर्न तो करना इनकी नीति और नेचर बन चुकी है। और जब मैं बताना चाहता हूँ आम जनता की हालात क्या है, जरा शहरों में जाकर तो देखिए, सड़कें और विकास के नाम पर जो बात करते हैं, अंबाला छावनी की एक भी सड़क साबुत नहीं है, और तकरीबन 2500 करोड़ रुपए पिछले 7 साल में अंबाला छावनी में दम भरते हैं लगाने का। जाके देखिए, ये बड़े बड़े ऐप जारी करते हैं। और मैं तो अपनी बहन वंदना पोपली को कहूंगा, नगर निकाय चुनाव से पहले एक ऐसा ऐप भी जारी कर दीजिए जिसमें पता हो, वो ऐप खोलती पता लग जाए ये सड़क आगे से टूटी हुई है या साबुत है, ये सड़क आगे बंद है या खुली है। ये खड्डे खोदने की आदत बीजेपी ने जो डाल ली है, निकाय चुनावों में इन्हीं खड्डों में गिरेंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। मेरी बहन जो बार बार अपने आप को घमंड के रूप में बताती है कि प्रदेश चुनाव तो करा ही रही है, अरे भाई चुनाव आप नहीं करा रहे, चुनाव हमारा संविधान करा रहा है। और हम धन्यवाद और सल्यूट करते हैं संविधान निर्माताओं को जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया। अगर कहीं बीजेपी और RSS वाले संविधान बनाने के समय होते तो उस टाइम इन्होंने क्या किया होता? उस टाइम इन्होंने संविधान में चुनाव की व्यवस्था ही नहीं करनी थी। ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। ये तो हमारी बहुत बहुत धन्यवाद निर्माता जिन्होंने व्यवस्था बनाई कि 5 साल के बाद चुनाव होंगे ही होंगे। और जैसी इनकी अमित शाह जी की, मोदी जी की और मेरी बहन वंदना पोपली की वाणी है, मेरे को लगता है लोकतंत्र को भूल चुके हैं, राजाशाही में आ चुके हैं। कोई भी नहीं भूल लिया। अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। इतने सारे आरोप आपने लगा दिए, जवाब तो ले लें वंदना पोपली जी। देखिए अमित जी, सबसे पहले दोनों प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, आप चुनाव नहीं करा रहे। मैंने कब कहा हम चुनाव नहीं करा रहे? मैंने कहा कि आपने एक आरोप लगाया गया, आपकी तरफ से एक आरोप लगाया गया कि डर के मारे जो है वो चुनाव नहीं हो रहे। तो मैंने इसका सिंपल सा ये जवाब दिया कि हम चुनाव से भाग नहीं रहे। आपने भी तो आरोप ये लगाया ना कि डर के मारे आप चुनाव नहीं करा रहे थे। इसी तरह का आरोप आपकी तरफ, आप इसको रिप्लाई करके सुनिए, आपने इसी तरह के आरोप लगाए हैं। तो उसका जवाब यही है कि हम चुनाव से नहीं भाग रहे हैं। और ये सबको मालूम है कि लोकतंत्र में जो पूरा कंडक्ट है वो इलेक्शन कमीशन कराता है। मुझे लगता है 2 लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। ओमकार सिंह जी, या तो आप चुप हो जाइए या मैं चुप हो जाती हूँ। उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही वंदना पोपली जी, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। आप कह रहे हो भाग नहीं रहे, आप भाग सकते ही नहीं। अगर आपको कानून के अनुसार भागने का एक रास्ता पता होता आप भाग भी जाते। आपने क्यों कहा कि डर रहे थे? आपने ही तो कहा। मैंने तो नहीं बोला डर रहे थे, मैंने नहीं बोला।
मैंने कहा विकास शुल्क आपने जो वापस लिया, जो यू टर्न किया, वो डर के लिया। नहीं बोलती, फिर अगर आपको बोलना है तो मैं नहीं बोलती है। मेरा जवाब तो सुन लीजिए ना सबसे पहले। अभी आप यहाँ पे बहुत सारे गड्ढों की बात कर रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे। मुझे लगता है सड़कों को जितना ज्यादा डेवलप किया है वो हमारे रूल में हुआ है, और जिन गड्ढों की बात करते हैं उन गड्ढों में मेरी बहन एक बार अम्बाला कैंट में आ जाइए, एक बार अम्बाला कैंट में आके देख लीजिए, पता लग जाएगा, नजारा आ जाएगा आपको। आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकेंगे। आप बताइए, कल आती हूँ मैं अम्बाला में। वंदना बोबड़े जी, आप दौरा करिए। वंदना बोबड़े जी, महिमा जी आपको कुरुक्षेत्र का बता रही हैं। ये कोई तरीका नहीं अगर आपको डिबेट खराब करनी है। वंदना जी, महिमा जी आपको कुरुक्षेत्र का बता रही हैं, ओंकार जी अम्बाला का बता रहे हैं। एक बार जाके दौरा करके देख ही लीजिए कि वाकई में इन शहरों की हालत ठीक है या नहीं। आवश्यकता नहीं है, दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार पूरे हरियाणा के सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में जाती रहती हूँ। हरियाणा के सारे प्रदेशों में नहीं वंदना बोबड़े जी, ये तो सच है ना। एक सड़क है वहाँ पर ऐसी, वो न्यूज हमने भी चलाई है, वो खबर हमने भी चलाई थी। एक सड़क है जो पिछले 7 साल से बनकर तैयार ही नहीं हुई है, और कहा जा रहा है कि क्या ये विश्व की सबसे बड़ी सड़क है क्या दुनिया की, जो अब तक बन नहीं रही है। दिक्कत कहाँ रही है जी? देखिए, महिमा जी ने सबसे पहले यहाँ पर कहा कि आप बैकफुट पर क्यों आ गए, आपने पहले ये निर्णय लिया, ये बाद में पीछे क्यों आ गए। मुझे याद है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी परिवहन मंत्री होते थे, वॉल्वो को लेकर एक निर्णय लिया गया था कि वॉल्वो जो है निजी हाथों में सौंपी जाएगी, और बाद में उनका खुद का स्टेटमेंट था कि सरकारों को बैकफुट पर आना ही पड़ता है अगर जन कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो अगर कहीं पर आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया, उसको लोकतंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दे रहे हैं आप लोग, क्या उसको लोकतंत्र कहा जाएगा? और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, महिमा जी ने कहा कि 4 एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये मैं मान के चलूं, आप ये मान रही हैं कि 48 जगह पर सब कुछ बहुत बढ़िया है और 4 जगह पर आप प्रश्न उठा रही हैं। कोई बात नहीं, अगर 4 जगह में कोई कमी है उसको भी हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ये आपने मान लिया कि 48 जगह पर बहुत अच्छे से विकास कार्य करवाए। मैं तो पूरे हरियाणा की बात कर रही हूँ, लेकिन आपने ये तो बता दो, व्याज और अवैध कॉलोनियों के चक्कर में सरकार कब तक जनता को उलझा के रखेगी, ये तो बता दो। व्याज और अवैध कॉलोनियों के चक्कर में कब तक उलझा के रखोगे जनता को? धारा 7 नियमित कॉलोनियों पर कैसे लग सकती है, ये तो बता दो मेरी बहन। कहाँ लगा है, कहाँ लगा है? धारा 7 सरकार द्वारा नियमित की भी कॉलोनियों पर भी लगा दी गई है। मेरी बहन, ऐसा कब तक करोगे? कहाँ लगी है? अम्बाला में लगी, हरियाणा में लगी। अरे आपको कुछ पता ही नहीं, आप प्रदेश के प्रवक्ता हो बीजेपी की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको बहुत ज्यादा मालूम है। आप कभी कहते हैं अम्बाला में आइए, कभी बोलते हैं अम्बाला से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। स्पष्ट करती है कि नियमित कॉलोनी पर धारा 7 लगेगी नहीं। नहीं ओंकार जी, ये तो भाई देखिए, अगर विकास शुल्क बनता है वही लिया जाएगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नहीं वंदना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैध और अवैध कॉलोनियों के चक्कर में जनता का खरीद फरोख्त का अधिकार सरकार ने छीन लो। लेकिन जो कॉलोनियां खट्टर साहब ने 2018 में रेगुलर करी थी, उनके ऊपर भी धारा 7 कैसे लगा दी आपने? देखिए, अगर जितनी भी कॉलोनीज है, सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ, मैंने आपका प्रश्न समझ लिया, सुन लीजिए। जितनी भी कॉलोनीज नियमित हैं, उनको नियमित कॉलोनी के हिसाब से विकास शुल्क देना पड़ेगा या बाकी जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वंदना जी, मैं कह रहा हूँ धारा 7 नियमित कॉलोनी पर लागू नहीं होती है। विकास शुल्क तो देंगे ही, जो सरकार ने नियमित कॉलोनियां कर दी, 200 रुपए गज लगा दिए, वो देंगे। लेकिन 200 रुपए गज देने के बावजूद भी डीटीपी की एनओसी क्यों रिक्वायर हो रही है? धारा 7 की सब सेक्शन 3 पढ़ लेना जाके, जब डिबेट खत्म होगी ना, कंट्रोल्ड एरिया की धारा 7 की सब सेक्शन 3 पढ़ लेना, वो नियमित कॉलोनियों पर लागू क्यों कर दी? किया गया। सुन लीजिए ओंकार सिंह जी, असमानता को खत्म करने के लिए लाल डोरा वाले एरियाज को खत्म किया गया, जो कॉलोनी है मैं 7 की बात कर रहा हूँ, आप लाल डोरे में आ रहे हो। मैं दिल्ली का रास्ता पूछ रहा हूँ, आप बठिंडे का बता रहे हो। कमाल है मेरी बहन, मैं दिल्ली का रास्ता पूछ रहा हूँ, आप बठिंडे का बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ धारा 7 नियमित कॉलोनियों जो सरकार, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसे थोड़ा सा। ओंकार जी इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आपको लगता है कि निकाय चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है, तो आप मुद्दा बनाइए भाई। वो तो जनता को तय करना है ना कि आप जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई मुद्दा है भी या नहीं। ठीक है महिमा जी, मैं तो अपनी बहन को चेता रहा हूँ, ये मुद्दे हैं,
अगर आपने डेवलपमेंट शुल्क वापस ले लिए तो ब्याज और अवैध का चक्कर भी खत्म कर दीजिए जनता का। ठीक है, ठीक है, हमेशा के लिए ठीक है ओंकार जी, खोल दीजिए सारी तरह की। ओंकार जी मैं लौटूंगा आपके पास। महिमा जी। अमित जी देखिए, भाजपा की प्रवक्ता ने फिर से बड़े सहूलियत से अपनी बात का जवाब इस तरह से दिया कि क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने तब ऐसा किया था तो इसलिए हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है। मुझे लगता है कि अब 7 साल हो गए हैं, ये भाजपा की सत्ता ने जो 7 वर्ष पहले जन्म लिया था, जो जनता ने इन्हें जो अवसर दिया था, और उसके बाद तो अभी ये गठबंधन के साथ चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो केंद्र में नेहरू को और प्रदेश में कांग्रेस की पिछली सरकारों को ये कब तक, मुझे समझ नहीं आता, दोषारोपण उनके ऊपर करते रहेंगे। बात बताइए, और अपनी सत्ता का और इस निकाय चुनाव के लिए आपके मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि एक मिनट अमित जी, एक मिनट मैं ये कह रही हूँ कि ये अपनी सत्ता का, अपने प्रशासन का आधुनिक एक यूनिक प्रमाण हमें कब दिखाएंगे? ये कब दिखाएंगे कि भाजपा प्रशासन कैसे करती है? और यदि ये हमें यही दिखा रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, फिर तो जनता के लिए उत्तर स्पष्ट है कि फिर तो डुप्लीकेट को लाने से अच्छा ओरिजिनल को लाएं, क्योंकि यदि हम जैसा कर रहे थे भाजपा वैसा ही कर रही है, तो फिर जनता ने क्या नया पाया? तो फिर इसका मतलब तो ये स्वीकार आप कर रही है, इसका मतलब ये भी आप स्वीकार कर रही हैं कि आपने गलत किया था। इसका मतलब तो ये भी मैंने कहा यदि का मैंने प्रयोग किया अमित जी, और मैं समझती हूँ भाषा की समझ जिन भी लोगों के है वो ये जानते हैं। मैंने कहा यदि ये ऐसा कह रहे हैं तो फिर तो ऐसा ठीक है। इसी तरह से अपने पहले वक्तव्य में मैं ये कह रही थी अमित जी कि हम चुनाव करा तो रहे हैं, चुनाव से भाग तो नहीं रहे, एहसान कर रहे हैं, ऐसा मैं अकथित बोल ही रही कि उसमें हस्तक्षेप हो गया और आप उसे बीच में फिर हस्तक्षेप भाजपा की प्रवक्ता ये उम्मीद न किया करें कि उनके अवसर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे हस्तक्षेप करेंगे, दूसरों के अवसर में हस्तक्षेप करती है। मैं फिर भी नहीं करूंगी क्योंकि कांग्रेस अपने आदर्शों महिमा जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस निकाय चुनाव के लिए अमित जी पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस चर्चा में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इस चर्चा में कितने संचालक हैं अमित जी इस चर्चा में कितने संचालक हैं हम ये तय कर लें। अमित जी इस चर्चा के अंदर कितने संचालक हैं हम ये मैं हस्तक्षेप की बात नहीं सुनूंगी, मैं हस्तक्षेप की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी। इस चर्चा में संचालक है और जब संचालक होता है तो अनुशासन होता है। अमित जी इस चर्चा के अंदर कितने संचालक हैं आप तय कर लें। मैं बोलने दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए, के अंदर कितने संचालक हैं? बहुत समय व्यर्थ होता है। भाजपा के प्रवक्ता बहुत समय व्यर्थ करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बहुत समय व्यर्थ करते हैं। मैं भाजपा की सारी उल-जलूल बातें भी चुप रहकर सुनती हूँ, कांग्रेस पार्टी भाजपा के सारे जुमलों को भी चुप रहकर सुनती है, और कांग्रेस पार्टी का सच भी भाजपा को हजम नहीं होता। हस्तक्षेप नहीं अमित जी, आप सुनिश्चित कीजिए कि हस्तक्षेप नहीं हो। अमित जी आप सुनिश्चित करें कि हस्तक्षेप नहीं हो। अमित जी पहले ये तय कर लें इस चर्चा में। ठीक है महिमा जी 1 मिनट आप चुप हो जाइए। महिमा जी 1 मिनट आप चुप हो जाइए, सुन लेते हैं वंदना पोपली जी को, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वंदना पोपली जी बोलिए। वंदना पोपली जी अब मैं अब आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए। आपको जी पहली बार गलती हुई होगी, लेकिन आपने दूसरी बार बोला तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कैसे इमेजिन कर सकती हैं कि मेरे शब्द क्या थे? एकत्रित क्या होता है? व्हाट इज एकत्रित? मतलब आप कुछ भी इमेजिन करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे। राहुल गांधी बैठा है क्या यहाँ पर? उसके लिए कुछ भी बोलेंगे आप? प्लीज आपको माफी मांगनी चाहिए। आप मेरे शब्दों के साथ शब्द बिना बात पर नहीं जोड़ सकती हैं, और ये भी कहकर के अच्छा आप बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, वंदना पोपली जी, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं बिना राहुल गांधी के बात उनकी पूरी नहीं होती है, ये मैंने अक्सर देखा है। वंदना पोपली जी, आप ये नहीं कह वंदना पोपली जी, आपके शब्दों को भी एकत्रित कह के पता नहीं क्या क्या कह देंगी। अरे वो चुप हो गई वंदना पोपली जी, वो चुप हो गई वंदना पोपली जी, वो चुप हो गई है। का प्रवक्ता बता देंगे। अब तो आगे तो मैं मान लेता हूँ, अब मुद्दे पर आ जाएंगे वंदना पोपली जी। एकत्रित कैसे बोल सकते हैं? वो क्या होता है? ठीक है वंदना पोपली जी, अगर किसी वर्ड से, किसी शब्द से अगर आपको आपत्ति है तो वो वापस ले लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शब्द से आपत्ति नहीं है, इन्होंने पूरा सेंटेंस बोला मेरे नाम से और क्या कहा? एकत्रित, अपने आप से जोड़ दिया। कैसे कर सकते हैं आप ये? आप मेरे शब्दों के साथ एक लाइन और आपने जोड़ी और आपने कहा एकत्रित। एकत्रित क्या होता है?
मैं भी चलिए, ठीक बिल्कुल है। जोड़ दूं आपके शब्दों ठीक है, के आगे साथ। बढ़ते हैं मैम, आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है बहुत। आपने जब उनको सही टोका, आपने उनको जब सही टोका तो उन्होंने बोला कि आपने गलत किया था, बोले नहीं मैंने तो यही कहा था। आप तो एक शब्द लगा के बच रही हैं और मेरे साथ 3 शब्द लगाकर आप मुझे फंसाने की कोशिश कर अच्छा रही हैं। चलिए, अब ये बताइए, मैं मुद्दे आपके पर आते शब्दों हैं, में मुद्दे नहीं पर आते आऊंगी, हैं। आपकी वंदना चाल पोपरी में जी, नहीं अब मुझे आप आऊंगी। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए ये चुनाव जीतना आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है? आप मानती हैं ऐसा? ये आप मानती हैं सत्ता का सेमीफाइनल है ये? देखिए अमित जी, कोई भी और इसी में एक और मैं सवाल ऐड कर देता हूं, वंदना पोपरी जी, हो सकता है मुझे मौका ना मिले फिर से सवाल करने का आपको, कि क्या ये माना जाए कि जो भी नतीजा होगा वो हम सबके सामने होगा, लेकिन क्या ये माना जाएगा कि 2-2.5 साल में जो काम किया है गठबंधन सरकार ने, उस कामकाज पर ही ये वोट पड़ा है, इस तरीके से क्या इसको देखा जा सकता है या देखेंगे हम आने वाले समय में? देखिए अमित जी, हम किसी भी इलेक्शन को इस तरह से मानते हैं कि जनता के बीच में हमने काम किया है, हमने लगातार परफॉर्मेंस दी है और पूरी शिद्दत के साथ हम लगातार ये काम कर रहे हैं। जनता के दरबार में भी हम इसी अपने काम को लेकर जाते हैं। तो इसी तरह इन इलेक्शन में भी हम जनता के सामने जाएंगे, अपने कामों को हमने जिस प्रकार से किया उनके सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि जो जनता है वो चूकेगी नहीं और वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी देश में, प्रदेश में और फिर यहाँ निकाय चुनाव में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक है ओंकार सिंह जी, लेकिन अगर आप छोटी सरकार बना लेते हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। जब 2024 में आप चुनाव लड़ने जाएंगे विधानसभा का, तो बढ़े हुए मनोबल के साथ आप उसमें जाएंगे चुनावी मैदान में, तो यहां से आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है क्या? और आपको लगता है कि आपकी पार्टी अगर जोर लगा दे तो कुछ हासिल हो सकता है? जो डेंट लगाया है जननायक जनता पार्टी ने आपके वोट में, जो वोट बैंक है आप जो उसमें सेंध लगाई है, आपको ये लग रहा है कि इस निकाय चुनाव से आप कहीं ना कहीं एक संजीवनी आपको मिलेगी? उम्मीद कर रहे हैं आप ऐसी? बिल्कुल अमित जी, हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सेमीफाइनल है ना जो सत्ता का, ये 2024 का, ये 2019 में भी हो जाता। और मैं बताना चाहूंगा, मेरी बहन 90 में से 40 सीटें मिली थी। और जो लोग कहते थे ना ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, और जो लोग कहते थे ना इनको जमुना पार बेच छोड़ के आएंगे, वही लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट लेके गए, वो किसी को पता नहीं था कि बीजेपी की गोदी में बैठ जाएंगे। उनको अगर पता होता, जनता को पता होता, तो वो जीतते भी ना। वो गोदी में बैठ के आपका तो सेमीफाइनल 2019 में निकल गया था। ये 2024 तक बात छोड़िए। अब जो ये चुनाव है ना, नगर निकाय चुनाव, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर, आप कह रहे हैं ना विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, तो आप ठीक है महिमा जी, आपका भी आखिरी कमेंट। ठीक है आखिरी कमेंट महिमा जी, समय नहीं है जल्दी से। ओंकार जी आ रहा हूं मैं आपके पास, वंदना पोपरी जी समय नहीं है। महिमा जी आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी से। पल में तोला पल में माशा की सरकार को ये हिदायत देना चाहती हूँ कि अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये निकाय चुनाव जीतेगा कौन? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 2 महीने का समय, 24 अप्रैल को ये चुनाव होना है। और अगर आप इसे देखें तो एक 2 महीने का वक्त एक लंबा समय होता है, यानी सभी पार्टियों के पास अपनी तैयारी के लिए एक पर्याप्त मौका होगा। लेकिन बाजी कौन मारेगा इसके लिए इंतजार हमें भी करना है, आपको भी करना है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।